साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट देख रहे हैं और यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे आज, यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा 15 सेटों की एक सीरीज निकाली गई है। उसी में से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हिंदी के जो 25 प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष इसमें पाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें कारक की विभक्ति से जो होता है से लुप्त हो जाती है। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जलहीन, जल से हीन, पदच्युत, पद से च्युत। मतलब जब इसको आप इसका विस्तार करेंगे तो इसमें से शब्द आएगा। कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की बात करें कि यदि किसी संयुक्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव ये लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नदी वाले, इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नदी और नाले, देश विदेश, देश और विदेश। तो यहाँ पे द्वंद्व है। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार है। अहंकार के अन्य पर्यायवाची में अभिमान, मन, मंद, घमंड, दंभ इत्यादि आता है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? द्विज, द्विज है। इसके अतिरिक्त विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पलंग इत्यादि, पतंग, सॉरी पलंग नहीं, पतंग इत्यादि जो है ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? तो धूमिल का क्या हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, धूमिल का उज्जवल हो जाएगा। स्वच्छ का अस्वच्छ हो जाएगा। धुंधला का स्पष्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो पारलौकिक। ऐहिक का विलोम पारलौकिक हो जाएगा और भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो जाएगा। खाट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? खाट का तत्सम रूप खटवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खटवा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पनही का उपानह हो जाएगा। डी ऑप्शन। मदोन्मत्त, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद मद धन उन्मत्त हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे गुण संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का सत धन जन हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका व्यंजन संधि है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। और जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं। जिसको कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणिक कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत कहते हैं। जबकि जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो तर्क संगत कहते हैं। जो किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला हो उसे तटस्थ कहते हैं। तकाबी क्या होता है? किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण होता है तकाबी कहलाता है। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है जोखिम मोल लेना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प क्या है? अपने को संकट में डालना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, कल तुमको कहाँ जाना है, ये सही नहीं है। यहाँ पे तुमको की जगह पे क्या होना चाहिए? तुम्हें। और यहाँ पे जो पूर्ण विराम हो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तो कल तुम्हें कहाँ जाना है ये सही हो जाएगा। जबकि अन्य, हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, मुझे वही सामान लेना है, जिसे देखो वह व्यस्त है, ये सभी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, हत्यारे को मृत्युदंड मिला, ये सही है। जबकि अन्य में देखिए मृत्युदंड की सजा, अन्य जगह पे मृत्युदंड के साथ साथ सजा का भी है। तो दोनों क्या है? दंड और सजा दोनों समानार्थी हैं, इसलिए वो आपके सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे वचन जो है ये पुल्लिंग है, जबकि हानि, प्यास तथा बचत जो है ये स्त्रीलिंग है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई एक वचन, इसका बहुवचन क्या होता है? मिठाइयाँ होता है। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। इसमें कारक कौन सा है? तो इसमें संप्रदान कारक है। कौन सा है? संप्रदान कारक है। देखिए, जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है अर्थात संबंध व्यक्त होता है वहां संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें उज्ज्वल जो है अशुद्ध है, क्योंकि एक आधा जा और भी इसमें लगेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, बहिष्कार, ये सही है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके हैं? जीवन के अनेकार्थी हैं। जबकि सार के अन्य अर्थों में तत्व, निष्कर्ष, रस, लाभ, धैर्य इत्यादि शामिल है। निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है।
दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बना कर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनियमन करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क पड़ता है या होता है। विनिमय का अर्थ क्या है? तो विनिमय का अर्थ यहाँ पे क्या है? लेना देना, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हम सांस के साथ क्या करते हैं? हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव क्या है? मानव की तरीके से, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे जो मैथ वाले प्रश्न है इनका मैं सीधे सीधे उत्तर बताते चलूंगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है मैथ का। एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, कितना होगा? तो ये 23 सेंटीमीटर होगा। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3,13,600 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4/√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय या तिरछे तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड। 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर 12 था। यदि उनका संयुक्त माध्य 13.7 था तो n का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा? तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 13। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु की 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु कितनी है? तो विराट की वर्तमान आयु 55 वर्ष है। कितनी है? 55 वर्ष, तथा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पिछले एक वर्ष से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 26,000। आगे देखते हैं। इस आंकड़े में जो नीचे ग्राफ वो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े में अनुपस्थित बारंबारता x को ज्ञात करें। दिया गया है कि समानांतर माध्य कितना है? 28 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का ए अर्थात बी हो जाएगा। मूल्यांकन करें, तो मूल्यांकन करें। पहले प्रश्न यहां पे देख लीजिए, एक सेकेंड। मूल्यांकन करें तो यहां पे 0. ये लिखा गया है, एक सेकेंड, ये है 0.623। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना? 617। ये यहाँ पे 617/990 है। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया है। आगे देखते हैं। यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 11 सही 1/3 हो जाएगा। 11 सही 1/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि कितनी होगी? तो कितनी होगी? 50/3% होगी। आगे देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। वह संख्या है कितनी है? तो वह संख्या 25 है। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को उस वर्ग की या का क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। तो 37 का बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को ये फॉलो करता है। कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। वह 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ किसके बराबर होगा? तो उसका प्रतिशत लाभ जो है वो 21% के बराबर होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि सीमा द्वारा कक्षा
6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। सावधानी से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस पे आप एक बार लेखा चित्र देख लीजिए, रेखा चित्र। अब इस पे जो प्रश्न है वो देखते हैं। सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो सीमा ने गणित में 124 अंक, 93 डिग्री बन रहा है, 124 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है युगपत रैखिक समीकरण 4x + 3y = 2, दूसरा है 8x + 6y = 4 के कितने हल हैं? इसके कितने हल हैं? तो इसके अनंत हल हैं। कितने हैं? अनंत हल हैं। देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² + 4 √3x + k = 0 के मूल समान है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। आगे चलते हैं। उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है। वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। यहाँ व्यय की मदें और परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। तो यदि वह 850 रुपये मद 3 पर व्यय करती है, मद 3 ये वाले पर व्यय करती है, तो मद 2 और मद 5 पर उसका व्यय कुल कितना है, मतलब दोनों मिला करके कुल कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 2975, अर्थात बी ऑप्शन। मद 2 पर 1700 आएगा और मद 5 पर 1275 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे 2975 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 902853541527 की माध्यिका ज्ञात करें। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी? तो इसकी माध्यिका 4.5 होगी। दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगी। कितना? 1% की प्रतिशत की हानि। आगे देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? तो 100/3% बढ़ाना होगा, अर्थात डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 18 और 24 के व्युत्क्रमों में लासापा अर्थात एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1/72 और 1/6। एलसीएम हो जाएगा 1/72 और एचसीएफ हो जाएगा 1/6, तथा सी ऑप्शन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये कितना है? 546, सी ऑप्शन। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ए ऑप्शन। समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 सेंटीमीटर है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुनी है। समानांतर चतुर्भुज की परिधि ज्ञात कीजिए, कितनी होगी? तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं जीएस के प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा किस नाम से? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, परंतु समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था। समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जानते थे। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौटिल्य थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रचना रही है अर्थशास्त्र। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि रहे हैं। इनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए, योग सूत्र, अष्टाध्यायी प्रभाष, आयुर्वेद पर ग्रंथ। आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन से थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके कब्जे में लिया गया था। और अवध के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह और उनकी बेगम हजरत महल थी। उनके पुत्र बिरजिस कादिर थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में मुंबई में की थी। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, जिसको इन्होंने 1874 में लिखा था। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील आपका
उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है और उड़ीसा राज्य में महाकाली नदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। जबकि पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड झील केरल में है और चपनाला झील असम में है। आगे चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है, यहीं से भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? इसे फौना कहते हैं। फौना कहते हैं और जो वनस्पति होता है उसे फ्लोरा कहते हैं। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो कौन सी बहती है? यांगसे। यांगसे चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी है यांगसे और इस नदी किनारे अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ है, इसलिए सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं। यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है। जबकि चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? हांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। इनमें से कौन एक भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो 3 स्तर कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, परंतु नगर परिषद इसमें शामिल नहीं है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट और सिक्कों पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अन्य जो है रिजर्व बैंक जारी करता है। इसके अलावा जो भी अन्य हो उसे रिजर्व बैंक जारी करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक कहां पे है? बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होना चाहिए? 30 डेसिबल से 40 डेसिबल के मध्य होना चाहिए, जबकि जोर से बातचीत जब होगी 50 से 60 डेसिबल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो देखिए इसमें बल जो है अन्य से भिन्न है क्योंकि कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा ये अदिश राशियां हैं, जबकि बल जो है सदिश राशि है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? मस्तिष्क के नीचे। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। या कपाल की इस स्फेनाइड हड्डी में गड्ढे में स्थित होती है, जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। कंप्यूटर वायरस या ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। परितंत्र के 2 मूल घटक कौन से? जीवीय और अजीवीय घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो यमुना नदी जो है बीहड़ों का निर्माण करती है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। आगे चलते हैं। वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो यह 11 से 12%। 11 से 12% है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो शुभारंभ होता है वो 20 जून 2020 को किया गया था। आगे देखते हैं। 20 सितंबर 2021 का किस स्थान पर भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और ये इनके बीच सूर्य किरण का 15वां संस्करण था, जबकि इसके पहले वाला 2019 का वो नेपाल में आयोजित हुआ था। कपूर महिशीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया है। इसे स्थानीय रूप से किटली के नाम से जानते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो, तो इसका प्रयोग आप सबमर्सिबल पंप, सिंचाई की मोटर इत्यादि में करते हैं। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में, क्योंकि ये जो है पौधे की जड़ें इन्हें बांध नहीं पाती हैं। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है गोकुल पुरस्कार योजना। इसमें दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि देशी गायों के दुग्ध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? गेहूं और चावल के लिए। 1970 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। भारत में आबादी वाले गाँव की कुल संख्या, यहाँ कुल गाँव की संख्या नहीं पूछ रहा है, आबादी वाले गाँव की कुल संख्या कितनी है? 5,97,464 है, अर्थात सी ऑप्शन। जबकि कुल टोटल गाँव कितने हैं? 6,40,930 हैं। और गैर आबादी वाले गांवों की संख्या कितनी है? 43,466 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये
कितना है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का कितना है राष्ट्रीय स्तर पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी भूमि अधिकारों के प्रलेख को इंगित करता है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत किससे कम नहीं होनी चाहिए? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1991 में, 1991 में। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग या बैठक होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए, एक रबी फसल कटने के बाद तथा दूसरी खरीफ फसल कटने के बाद। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता कारण इसे तिलहनी वर्गों की फसलों में भी रखा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PBN राव समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से नहीं बल्कि खाद्य उद्योग से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह कही जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? कुल 29 विषयों को रखा गया है। इसमें मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आर्टिकल 243 पा के अनुसार 5 वर्ष होता है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि का था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि 2012 से 17 तक थी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और ये जो है आपकी पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी कहाँ पे? पूसा में की गई थी। कहाँ पे? पूसा में। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित पूसा में अमेरिकी हेनरी फिप्स के द्वारा के सहयोग से 1905 में हुई थी। आगे देखते हैं, धान की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में होती है। चावल एशिया की सर्वप्रमुख धान फसल है, इसी कारण एशियाई संस्कृत को चावल संस्कृत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? तो सरसों जो है ये रबी फसल है। रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आते हैं, जबकि खरीफ फसल में अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास। तो कपास, अरहर, मक्का ये सभी आपकी खरीफ फसलें हैं। जायद फसलों में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, भिंडी, मूंगफली, कपास, जूट इत्यादि आते हैं। आगे चलते हैं, मिश्रित कृषि में सम्मिलित क्या है? तो मिश्रित कृषि में आप देखेंगे इसमें कई तरह की फसलें उगाना था, साथ में पशुपालन भी करना, ये मिश्रित फसल होती है, मिश्रित कृषि होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा है। कौन सा है? मनरेगा है, जिसे ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया था और फिर 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना है। यह योजना वर्ष 2001 से शुरू की गई थी और 2001-2002 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को एक अतिरिक्त घटक के रूप में जोड़ दिया गया था। यहाँ पे 2 सूचियां हैं भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उनका सार्थत्व क्या है, यहाँ हमें सुमेलित करना है। नई रोशनी कार्यक्रम, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। दिशा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण 4 से। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन 2 से। स्वावलंबन योजना नई पेंशन प्रणाली से 3 से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1, 4, 2, 3 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी कब? वर्ष 2013 में। 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों में कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।